मेरे पास पश्चिमी सभ्यता को समृद्ध करने वाली सांस्कृतिक विविधता के और वीडियो है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को दोहरा रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये अब आम बात नहीं है। हालांकि वे और भी समस्याएं जोड़ रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ कोई नई समस्या सामने आ जाती है। हेनरी नोवाक की हत्या के बाद यह साफ है कि मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। हर संस्कृति आमतौर पर एकजुट रहती है, सिवाय एक संस्कृति के जो पश्चिमी देशों की मूल संस्कृति है। सिर्फ उन्हें ही अपने हितों का ख्याल रखने की इजाजत नहीं है, सिर्फ उन्हें ही अपनी जीवन शैली को बचाए रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन बाकी सभी को इसकी इजाजत है। अगर आप सोचे तो ये बहुत अजीब है। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो बहुसांस्कृतिकता को प्राथमिकता दे। धरती पर हर संस्कृति खुद को प्राथमिकता देती है, जैसे हर जीव, हर इंसान, हर चीज, हर जीवित प्राणी अपने विकास और अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। लेकिन पश्चिमी लोग ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी जीवन शैली को संरक्षित करने की अनुमति नहीं है। अगर सोचे तो यह काफी अजीब है, और ऐसा हमेशा से ही रहा है। सिर्फ आधुनिक समय में नहीं, हमेशा से पूरी मानव इतिहास में किसी भी संस्कृति ने कभी दूसरी संस्कृति को खुद से ऊपर नहीं रखा। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब हमारे पुरुष सड़कों पर सिर काटे जा रहे हैं, मैंने ये वीडियो पहले ही बनाया था। मैं यह वीडियो फिर से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह बहुत हिंसक और विभत्स है। मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है। जैसा दिख रहा है, एक अफ्रीकी आदमी एक गोरे व्यक्ति के ऊपर बैठा है जो शायद आयरिश है। उसने सिर काटने की कोशिश मेलबर्न में की। एक 16 साल का गोरा किशोर था। उसका पीछा करते हुए ये सूडानी प्रवासी किशोर उसके घर में घुस आए और उन्होंने उसे 56 बार चाकू मारा, 66 बार किसी भारी चीज से मारा और उसकी मौत हो गई। उनमें से एक को बहुत छोटा मानकर जेल नहीं भेजा गया। यूरोप की सड़कों पर यही हो रहा है। वे दंगे कर रहे हैं। इसे देखिए, ये कुछ दिन पहले ब्रुसेल्स में हुआ। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बेल्जियम के लोग ये सब कर रहे हैं। तो पूरी पश्चिमी सभ्यता बिखर रही है ना? लेकिन ये हमारे शहरों के जलने या पुरुषों और लड़कों को चाकू मारे जाने और उनके सिर काटे जाने तक ही सीमित नहीं है। ये पश्चिमी महिलाएं हैं। ये वीडियो जर्मनी से अभी आया है। तैयार है? इसे देखिए। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये नया सामान्य है जिसे हमें स्वीकार करना है। इसे देखिए। जाहिर है ये कोई जर्मन आदमी नहीं है। वो एक जर्मन महिला है, एक युवा महिला। मुझे नहीं पता उसकी उम्र क्या है, लेकिन वो एक युवा महिला लगती है। देखो उसे, जैसे वो बैठा है और वो ओरल सेक्स का इशारा करता है और वो उसे छूता है, पकड़ता है। वो कहती है, नहीं, देखो उसे। ये तुम्हारी बहन हो सकती है, ये तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। वो कहती है, ऐसा मत करो। अरे उसे देखो। बिल्कुल बेशर्म लोग हैं। हमारे राजनेताओं ने ये किया। उन्होंने इन हवसी प्रवासियों को तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से यहाँ लाया। ये स्पेन में हुआ। देखो, 2 मोरक्कन युवक। मुझे ये शब्द पसंद नहीं है। स्पेन के एक सुपरमार्केट में एक गर्भवती महिला को परेशान करते हैं। हाँ। मोरक्को में वे अपनी महिलाओं के साथ भी ऐसा करते हैं, लेकिन वहां की पितृसत्तात्मक संस्कृति अलग है, इसलिए उन्हें उनकी तरफ देखने की भी इजाजत नहीं होगी। वे देखेंगे पर ऐसा नहीं होगा। वो होती एक मोरक्कन महिला अपने भाइयों या पति या जो भी हो उनके बीच घिरी रहती। वे मुस्लिम महिला के साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम की तरह कपड़े पहने होगी, इसलिए आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं है। अगर वह आधुनिक मोरक्कन महिला है जो पश्चिमी कपड़े पहनती है तो वे ऐसा करेंगे क्योंकि कुरान इसे जायज मानती है। Rafael. Ahora sí. वह हैरान है और सोच रही है, यह व्यवहार कैसा है। No, ahora. उस लड़के ने कहा कि तुम उसे चाहती थी। उसने कहा कि तुम उसे चाहती थी। तो एक और औरत उसके लिए खड़ी होती है और वह कहती है कि वह उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें कोई शर्म नहीं है। इस व्यवहार को उदारवादी महिलाओं
या नरम शब्दों से कम नहीं किया जा सकता। वे नहीं कर सकते। हमारा तंत्र आम लोगों की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है और मुझे पता है कि स्पेन सबसे बुरा है। हम सोचते हैं कि यूके बुरा है, हम सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बुरा है। स्पेन, उन्होंने आधे मिलियन अवैध प्रवासियों को लाया और पेड्रो सांचेज उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। मुझे नहीं पता वे देश के प्रमुख हैं। खैर, जो भी हो, वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक जनादेश के रातों रात 5 लाख अफ्रीकियों को वैध कर दिया। वह चुनाव जीतने के लिए ऐसा वादा नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने रातों रात कर दिखाया। यहाँ तक कि हर तरह से रियायत देने वाला यूरोपीय संघ भी सोचने लगा कि शायद हमें इन्हें अपनाना चाहिए। वे भी हैरान थे कि आपने क्या किया। यही उन्होंने किया। उन्होंने इन लोगों को ऐसी संस्कृतियों से लाया है जो मेल नहीं खाती, जो शत्रुतापूर्ण है, बेहद महिला विरोधी संस्कृतियों से, और उन्होंने इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। हमारे नागरिक सचमुच बैठे बैठे शिकार बन गए हैं। यही वजह है कि यह सब हो रहा है। इसे देखिए, ना कोई शर्म, ना कोई डर। उसे किसी भी नतीजे का कोई डर नहीं है। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? वाह दोस्तों, अब यही नया सामान्य बन गया है। आपको बताया गया है कि अब यही नया सामान्य है। आपको इसे देखने की इजाजत नहीं है। एक और है, इसे देखिए। एक मोरक्कन प्रवासी को स्पेन के एक कबाब शॉप के बाथरूम में एक ऑटिस्टिक नाबालिग के साथ गुदा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लड़की परिवार संग खाना खा रही थी। बाथरूम जाते ही हमला हुआ। स्पेनिश पुलिस ने डेनिया में एक कमजोर ऑटिस्टिक नाबालिग के साथ कथित रूप से किए गए बेहद विभत्स बलात्कार के आरोप में 36 वर्षीय मोरक्कन प्रवासी को गिरफ्तार किया है। यह मामला स्पेनिश बंदरगाह शहर के एक पिज्जेरिया और कबाब रेस्टोरेंट में कथित घटना से जुड़ा है। इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग के अनुसार नाबालिग अपने माता पिता के साथ उस प्रतिष्ठान में गई थी जब संदिग्ध ने परिवार से बातचीत शुरू की, खुद को बेल्जियन बताया और कहा कि वह उस शहर में 1 दशक से रह रहा है। अगर आपकी बेटी संदिग्ध कबाब शॉप के बाथरूम जाती है तो आपको वहां होना ही नहीं चाहिए। पश्चिमी देशों के लोगों की भलाई का फिर फायदा उठाया जा रहा है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। माफ कीजिए, भेदभावी होना फायदेमंद है। देखिए, ये डसेलडोर्फ है। हालत बिल्कुल कचरा बन गई है। इसे देखिए। वाह, इंटरेस्टिंग। ये ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है दोस्तों। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि मैं मेलबर्न और सिडनी को देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यह बिखरना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे अपने इलाके में ऐसा नहीं लगता। लेकिन मेलबर्न, सिडनी और एडिलेड की साफ सुथरी सड़कों का हाल भी ऐसा ही गंदा हो जाएगा। ऐसा होना तय है। ये बहुत निराशाजनक है। मुख्य मछली क्षेत्र हर एक यूरोपीय देश में और अमेरिका में वे सब बर्बाद हो चुके हैं। बहुत बुरा है, लेकिन मुझे याद है जब यहाँ ऐसा नहीं था। ये भी ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। ये शहर का सबसे साफ हिस्सा नहीं रहा। इसे देखो, ये एक खुला शौचालय है। हाँ, ये पेशाब है। ये सब पेशाब है। आप इसकी बदबू महसूस कर सकते हैं। काश आप लोग भी ये सूंघ पाते कि ये कैसी बदबू है, क्योंकि यार ये बहुत खराब है। सड़कें भी बहुत गंदी हैं। फिर 4 पर्यटक आ रहे हैं। जाहिर है आपके पास मुख्य स्टेशन वही है जहां से हमने शुरुआत की थी। हम यहाँ बसों के कारण आए हैं। यही मुख्य कारण है। किसी भी वक्त ये लोग हंगामा, दंगा, चाकू मार सकते हैं या चीजें जला सकते हैं। मैंने तुम्हें ट्रेन में उस जर्मन महिला के साथ हुई घटना दिखाई थी। पर्यटक क्षेत्र कम से कम यहाँ आने वालों के लिए। अगर आप एक पर्यटक हैं जो यहाँ आ रहे हैं, तो यह एक भयानक पहली छाप है। आपको तुरंत ही बेघर भर लोगों की भीड़ से सामना करना पड़ता है। बेघर, नशेड़ी और पैसे मांगने वालों की भीड़। तुरंत ही गंदी सड़कों का सामना होता है। इसे देखें। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। एक बेल्जियन किशोर को बस रूट पर प्रवासी युवाओं ने बेरहमी से पीटा। ये बेल्जियम में हुआ। लिंक विवरण में है। जो देखना चाहे देख सकता है। ये बहुत क्रूर है। एक और घटना हुई। ये 30 वर्षीय पोलिश मॉडल एना अक्सुमित पर इटली के मिलान शहर में 7 से 8 युवकों ने हमला किया जो निश्चित रूप से इटालियन नहीं थे। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ इस बारे में उन्होंने ये कहा। उन्हें घेर लिया गया और पीटा गया। वे उसके साथ दुष्कर्म करने ही वाले थे। एक लड़के ने उसे बचाया और वह उससे मिलना चाहती है।
वो खरीदारी को जा रही थी जब उस पर चेहरे और पेट पर हमला हुआ। उसने बताया कि हमलावर दुष्कर्म की कोशिश कर रहे थे। तभी वो चिल्लाई और एक इटालियन आदमी ने उसकी मदद की। उसने संदिग्धों पर हमला कर उन्हें भागने पर मजबूर किया। वह कहती है उसे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसने दुष्कर्म से बचाया। मॉडल के शरीर पर चोट के निशान हैं। ये पूरी बर्बरता है। यही हमारे नेताओं ने किया। पश्चिमी राजनेताओं ने यह किया। ठीक है, आइए इसे सुनते हैं। यह फिर से यह बर्लिन की एक जर्मन महिला अपनी कहानी बता रही है। सुनिए। मुझ पर हमला हुआ मेरी जिंदगी में पहली बार। मैं बर्लिन में थी और एक दोस्त का इंतज़ार कर रही थी और समय बिताना चाहती थी, तो मैंने सोचा चलो कहीं घूम लेते हैं। हाँ, कौन सोच सकता है कि बर्लिन या पेरिस के किसी पार्क में जाना ठीक रहेगा। यहाँ तक कि लंदन में भी। मेलबर्न फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। ये सब ऑस्ट्रेलिया में भी आने वाला है। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, बस घास पर आराम से लेट गई थी। एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरा फ़ोन ऐसे ही यहाँ रखा था और स्पीकर पर बात कर रही थी। मैं कुछ बड़ा सोच भी नहीं रही थी। अचानक से झट से फ़ोन गायब। एक आदमी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया। मैं इतनी डर गई, फिर मैंने सच में तुरंत ही ज़ोर से चिल्लाया, नहीं, मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकती। अगर यही सबसे बुरा है तो वो वाकई किस्मत वाली है। उसका फोन किसी ने छीन लिया। ड्राफ्ट, गाने के आइडियाज़, बैंक, मुझे नहीं पता, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसके पीछे भागी, सावधान भी थी। मैंने सोचा नहीं, ये तो अगर ऐसा हो तो पीछा या मुकाबला मत करो, क्योंकि लुटेरा कुछ भी कर सकता है, जैसे चाकू मारना। मैंने कहा है, ये लोग छोटी चीज के लिए भी हमला कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, कोई सिर्फ मोबाइल फोन या 50 रुपए जैसी चीज के लिए आपको चाकू नहीं मारेगा? ऐसा करना तब तक सही नहीं जब तक आपके पास अपने लोग ना हो। फिर उस पर पूरी ताकत लगा दो। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। हैंडी वो मैं वापस ले लूँगी। अब लगता है वो बहुत भोला था, शायद उस पर नज़र रखी जा रही थी। शुक्र है मैं उससे तेज़ थी। फिर मैं उसके पीछे झाड़ियों में चली गई। ये बेवकूफ़ी है। बहुत बेवकूफ़ी थी, उसने मेरा मोबाइल नहीं निकाला। हाँ हाँ, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम उससे बात करोगे? अरे मुझे अपना फ़ोन दो। तुम बातों से बच निकलोगे? ये क्या है? वो बार बार बोलती रही, ओ प्लीज़ मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कुछ भी हो तो ये एक चाल भी हो सकती है। कहीं एकांत जगह जाओ, इंतजार करो कि ये औरत तुम्हारे पीछे आए, और फिर क्या तुम? ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। सोचो, मेरी दोस्त पूरे समय फ़ोन पर थी, उसने सब कुछ सुन लिया। वो बिल्कुल बेबस थी। फिर उसने पुलिस वगैरह को फ़ोन किया, बेचारी सच में। और फिर उसने मेरा मोबाइल पकड़ लिया और मुझे वापस नहीं देना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा, मैंने बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा कि कृपया मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो, क्योंकि मेरे पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने कहा हमें मिशन या इंग्लिश डॉइच चाहिए, और मुझे वो चीज़ दे दी। लो। वाह, ये लो। मैं दूर से ही देख सकता था कि ऐसा होने वाला है, तो उसने जानबूझकर उसे आराम से अपने पीछे पीछे आने दिया, और फिर उसने एक प्रस्ताव रखा। मैं चला गया। मेरे लिए सब खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उससे बात बंद कर दी। फोन या ये है। हे भगवान, क्या हो रहा है? क्या ये सच है? क्या ये वाकई में हो रहा है? मैंने फिर बस भगवान से बात की। उस पल मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, बस प्रार्थना करने के अलावा। मैंने फिर बस प्रार्थना की, ज़ोर से, बहुत ज़ोर से। बस बार बार भगवान मेरी मदद करो कहा, कुछ ऐसा ही। शायद इसका असर हुआ, उसने फिर मुझे छोड़ दिया। उसने बस छोड़ दिया मोबाइल और मुझे। जैसे कि भगवान शब्द का लोगों पर सच में कोई असर होता है। ओह नहीं, मुझे लगा मैं कोई राक्षस शिकारी हूँ जिसने राक्षस को भगा दिया। फिर मैं वहाँ से भाग गई और अपने बैग के पास लौट आई, जो खुशकिस्मती से वहीं था। मैंने जल्दी से अपने जूते उठाए, मोजे भी उठा लिए और सीधा उस महिला के पास भागी जो अपने पति के साथ थी। ओह, मैं पूरी तरह से सदमे में थी। ऐसे ही मैं उसके पास भागती हुई गई। मैंने कहा, हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकती है? और उसे लगा कि मैं नशे में हूँ, क्योंकि वो पार्क शायद ऐसा ही कोई नशेड़ियों वाला पार्क था। मुझे पहले अपना पैनिक अटैक संभालना पड़ा। मैं तेज सांस ले रही थी और ठीक से बोल नहीं पा रही थी। देखो जरा, मुझे लगता है
कि दूसरी महिला कोई वोक टाइप की औरत थी, इसलिए उसने उस पर यकीन नहीं किया और सोचा कि उसे पैनिक अटैक के कारण नशे में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अभी पैनिक अटैक क्यों हो रहा है। जब मैं लंदन में था, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ भी मुमकिन है, इसलिए मैं दिमागी तौर पर तैयार रहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, जैसे लूट या झगड़ा। और हाँ, तुम कोशिश करते हो कि ऐसा ना हो। असल में मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में रिएक्शन का अंदाजा नहीं होता। यही अब नया नॉर्म है दोस्तों। ये हर जगह हो रहा है। और कितने वीडियो देखोगे? मैंने खुद को संभाला ताकि उसे न लगे कि मैं नशे में हूँ या कुछ ऐसा। फिर वो मुझे यूबान तक ले गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन मेरे पास है। मैंने इसे वापस ले लिया। मुझे बर्लिन से नफरत है। बर्लिन घटिया है। वो किस्मत वाली है, उसका फ़ोन और उसकी इज्जत दोनों सलामत हैं। ये सब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि पश्चिम को जागने में और क्या लगेगा। ये मामला अब काबू से बाहर होता जा रहा है। कोई नारीवादी नहीं, कोई LGBTQ लोग नहीं, क्योंकि ये लोग इन सभी समूहों के लिए खतरा है। ये सभी पहले वामपंथी प्रगतिशील समूह थे, नारीवादी, LGBTQ समुदाय और निश्चित रूप से पुरुष। कोई पुरुषों की नहीं सुनता, लेकिन ये लोग उन सभी के लिए एक खतरा है। हम अभी भी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं ला पा रहे हैं। इस बकवास के खिलाफ कुछ करना बहुत आसान है। असल में अगर आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है।